मित्रों नमस्कार। आप में से जो लोग अखबारों को लगातार पढ़ते होंगे और ख़ास करके बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे या दिल्ली में भी रहते होंगे, बम्बई में रहते होंगे, तो आपने देखा होगा कि अभी हाल में देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया गया है। इस छठ की शुरुआत या ओरिजिन मूलतः बिहार की है, लेकिन यह पूरे देश में जहाँ जहाँ भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, उनके साथ साथ अन्य लोग भी, और सबसे खुशी की बात यह है कि अन्य धर्मावलंबी भी इस लोक आस्था के महापर्व छठ को मनाते हैं। और छठ में जो कुछ भी पूजा के रूप में चढ़ाया जाता है उस पर बाजार का उतना असर नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वही हैं जो हमारे खेतों में आसानी से पैदा होती हैं, या फल के रूप में केला है, शरीफा है, इस तरह के सिंघाड़ा है, इस तरह के फल, सुथनी जो ज़मीन के अंदर, अब तो सुथनी मिलती नहीं है, कंद, इस तरह की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और घरों में बने हुए पकवान जिसको हम ठेकुआ कहते हैं वो चढ़ाया जाता है। और इसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, उगते हुए सूर्य को अगले दिन देते हैं। और ये बहुत ही कठिन व्रत है जिसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वे 4 दिनों का व्रत रखते हैं। इसे लोक आस्था का पर्व कहा जाता है, लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि लोक संस्कृति से गहरे जुड़ा हुआ है। इसलिए इस विषय पे चर्चा करने के लिए कि लोक आस्था और लोक संस्कृति के बीच में क्या अंतर संबंध हैं, हमारे देश में भी दुनिया के पैमाने पर हमारे साथ उपस्थित हैं बिहार के जाने माने संस्कृति कर्मी और लेखक, ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बिहार के अध्यक्ष उप महासचिव, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और प्रगतिशील लेखक संघ के उप महासचिव अनीस अंकुर जी, जिनसे आप पूर्व परिचित भी हैं, वे उपस्थित हैं। और हमारे साथ उपस्थित हैं शिक्षाविद, जिनको आप पहले से जानते हैं, जो नई शिक्षा नीति पर चर्चाओं में आते रहे हैं, अनिल रॉय जी। इन 2 लोगों से मैं इस चीज़ पर समझना चाहूँगा आपके लिए कि लोक संस्कृति और लोक आस्था के बीच में क्या संबंध है। अनीस अंकुर जी, आपसे मैं शुरू करूँगा। नमस्कार व्यास जी, आपने बहुत ही एक मौजू मसला उठाया। अभी हाल ही में हमारे राज्य में छठ का जो महापर्व है उससे हम लोग वाकिफ़ हुए उससे, और आपने बहुत सही कहा संकेत की तरफ कि एक ऐसा पर्व है जिसमें जो प्रकृति से प्रदत्त जो खाद्य पदार्थ है, चाहे फल हो, कंदमूल हो, उसका इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और उपयोग होता है। वैसा शायद ही कोई दूसरा पर्व हिंदुस्तान में या शायद दुनिया में भी ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि वैश्वीकरण के बाद जो जिस तरीके से औद्योगिक पदार्थों की या कहें कि कृषि आधारित जो दुनिया थी, उससे जितना हम दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका एक गहरा एहसास भी भीतर है कि हमारी पुरानी एक दुनिया विलुप्त होती जा रही है। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रकृति से जो हमारा साहचर्य था, सामंजस्य था, एक रागात्मक जो संबंध था, वो टूट सा गया है। अभी के दिनों में आपने अपने विषय प्रवेश में भी बताया कि इसके फैलाव बहुत व्यापक पैमाने पर हो रहा है। दूसरे धर्मावलंबी भी इसमें दिलचस्पी देखें। उसकी बड़ी वजह यही है कि फिर से एक प्रकृति की तरफ लौटो और प्रकृति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ता कायम करने में भी ये पर्व मदद करता है। आपने उन फलों के नाम लिए, ईख जो हम लोग ये करते हैं, आप अगर छठ में जाएंगे जो साग है, ऐसे पत्ते मिलते हैं। और अपना जो शहर है बिहार का,
इन 4 दिनों में जितना साफ सुथरा, जितनी सफाई, वही लोग जो वही नगर निगम है, वही सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें जितनी सफाई दिखती है वैसा इसलिए कहें कि एक संस्कृति का रूप धारण कर लिया है। जबकि एक ऐसा पर्व, एक लोक आस्था का पर्व है, हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, एक ऐसी प्रार्थना की जाती है जिसमें बीच में किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती, सीधे जिसको मतलब आराध्य माना जाता है और सीधे उसको अर्घ्य दिया जा सकता है। तो ये एक अनूठा पर्व है और आपने सही कहा, इसमें लोक आस्था चूंकि पूजा की जाती है सूर्य की, एक प्राचीन एक हमारा जो दुनिया है उससे एक लिंक कायम करता है और इसने एक कृषि आधारित जो हमारे रीति रिवाज, संस्कार, जीवन शैली, तो इन दोनों मिलके एक लोक संस्कृति और लोक आस्था का अद्भुत संगम है ये। अनिल जी, जो मार्क्स हैं द्वंद्वात्मकता की बात करते हैं। अगर लोक संस्कृति और लोक आस्था के बीच अंतर संबंध हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं कि छठ के समय दूर दूर से जो बिहार डायस्पोरा जिसको कहेंगे, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब हो, खास करके मजदूर वर्ग, ट्रेनों में लद लद करके परेशानियां झेल करके वो चला रहा है। हम ये भी देखते हैं कि दिल्ली में जमुना में गाज है, फेन है, फिर भी लोग मना रहे हैं छठ। हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे खारा जल है, बम्बई में, वहाँ भी मना रहे हैं। तो आप इस द्वंद्वात्मकता का जो पूरा का पूरा सिद्धांत है उसके आलोक में आप बताना चाहेंगे कि लोक संस्कृति किस प्रकार से लोक आस्था को प्रभावित करती है और लोक आस्था किस प्रकार से लोक संस्कृति को प्रभावित करता है? डॉक्टर अनिल कुमार राय। नमस्कार। यह सच है कि संस्कृति, लोक संस्कृति और लोक आस्था दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन जिस तरह मैं इतिहास को देखता हूँ मुझे लगता है कि लोक आस्था पहले विकसित होती है और उसके अनुरूप लोक संस्कृति विकसित होती है। इसके लिए मैं भगवत शरण उपाध्याय का एक कहानी का उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बहुत बलवान अपने कबीले का था और उसका पैर टकरा गया एक पत्थर से। वो इतना बलवान था कि अपने वार से हाथियों को, शेरों को पराजित कर देता था, लेकिन प्रत्येक पत्थर के टुकड़े से उसका पैर फूट गया। उसने अपने भाले से उस पर प्रहार किया, लेकिन वह भाला उसका टूट गया। उसको लगा कि ये हमसे भी ज़्यादा बलवान है, हमारे भाले से भी ज़्यादा बलवान है, और तब लगा कि यह जरूर ही कोई ऐसो भौतिक चीज़ नहीं है, जरूर ही कोई बड़ी चीज़ है, आध्यात्मिक चीज़ है। गांव के लोग जमा हुए और उसकी पूजा उन्होंने शुरू की और उस समय से पत्थर की पूजा है सो शुरू हो गई, हम मान करके कि हमसे बड़ी यह चीज़ होती है। तो कहने का मतलब कि कोई उसके पीछे एक भौतिक घटना होती है, उस भौतिक घटना के बाद वैचारिक आस्था विकसित होती है और वह वैचारिक आस्था प्रसरित होकर के, फैल करके लोक संस्कृति का रूप धारण कर लेती है। और इसी तरह फिर लोग मूल घटना को भूल जाते हैं और धीरे धीरे फिर उस सांस्कृतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, वह सब करते रहते हैं। मुझे लगता है कि इसी रूप में लोक संस्कृति विकसित होती है। हम इस बात को समझना चाहें कि जैसे करवा चौथ यहाँ मनाया जाता है, उत्तर भारत में तो बहुत मनाया जाता है, और हमारे यहाँ बिहार में तो एक तीज होता है महिलाओं का, महिलाएं ही व्रत रहती हैं। यहाँ पे गोधन पूजा होती है, भाई के लिए बहनें व्रत रहती हैं, मोटे तौर पर महिलाओं को ही देखा जाता है व्रत रहती हैं। लेकिन इन सब पे बाजार का बहुत बड़ा असर दिखाई पड़ता है। आखिर क्या कारण है कि लोक आस्था बाजार से उतनी अभी तक प्रभावित नहीं हुई है? मैं अनीस अंकुर जी से इस बात को समझना चाहूँगा और इसके बाद फिर राय साहब से भी। व्यास जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी भी हमारे जो लोक पर्व हैं, अगर जो आपने कहा कि बाजार से या कहें कि वैश्वीकरण के बाद की जो आंधी चली, उससे हमें थोड़ी महफूज भी रखता है।
और वैश्वीकरण के बाद जिस तरीके से एक नई दुनिया जिसको लाने की बात हो रही है, चकाचौंध भरी दुनिया, नियॉन लाइट की दुनिया, जिसने एक रिश्तों में एक ऐसी व्यावसायिकता और ऐसी स्वार्थपरता लाई है, ये एक मनुष्य के स्वभाव के विपरीत है पूरा ये वैश्वीकरण। ऐसे में उसको लगता है कि हमारा जो प्राकृतिक स्वभाव है, हमारा जो रियल बीइंग है, वो कहाँ मिलेगा? तो वो उसे मिलता है लोक आस्था में। इसलिए आपने छठ की बात की, उसमें आपको अगर उनके सामग्रियों का इस्तेमाल देखें जिनका आपने जिक्र किया, तो लगता है कि वैश्वीकरण के प्रभाव से वो लगभग अछूता सा है। लेकिन फिर भी अपने यहाँ जैसे कई पर्व जैसे होली में देखें या दूसरी चीज़ों में जो बच्चे पिचकारी लाते हैं, तो पिचकारी को एक बंदूक की शक्ल देके बाजार ने उसको इतना पॉपुलराइज किया है। उस लिहाज से छठ का वैश्वीकरण पर प्रभाव कम है और उसमें वायलेंस जो है, हिंसा की संस्कृति अब बच्चों के खिलौनों में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। पुरानी गाड़ियां समाप्त होके एक उसमें गति और हिंसा दोनों का वैश्वीकरण बहुत ही सूक्ष्म तरीके से संकेतित रूप से प्रवेश करता जा रहा है। लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जो इसके प्रति एक कहें कि प्रतिपाठ तैयार करता है। अनीस अंकुर जी ने कहा कि छठ पर असर नहीं पड़ा है, तो कारण समझना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। अब क्या कारण देखते हैं कि लोक आस्था के इन महापर्वों पर बाजार उतना हावी नहीं है। जी, छठ पर्व कई अन्य पर्वों के विपरीत, जैसा कि अनीश शंकुर जी अभी कह रहे थे, अभी भी बाजार से और पूंजीवादी प्रभाव से अप्रभावित है। यह अभी भी ग्रामीण पर्व के रूप में ऐसा मनाया जाता है, यह अभी भी कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है। भले ही उसको मनाने वाले लोग शहर के हों या अमेरिका यूरोप के हों, लेकिन फिर भी ग्रामीण खेतों से उपजी हुई चीज़ों से ही उसको मनाया जाता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ इस तरह की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। एक बात तो यह है कि बाजार ने उसको अभी तक प्रभावित नहीं किया है, और मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ इस तरह की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं कि इसको जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो खेती से उपजी हुई चीज़ें हैं या घर में बनी हुई चीज़ें हैं, उन चीज़ों से ही मनाया जा सके। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि गणेश चतुर्थी हम लोगों के यहाँ भी मनाई जाती है और महाराष्ट्र में भी मनाई जाती है, और दोनों के बनाने में बहुत ज़्यादा का फर्क होता है। वहाँ महाराष्ट्र में जो मनाया जाता है वहाँ पर पूरा बाजार हावी है, और हम लोगों के यहाँ जो मनाया जाता है आंगन में या छत में, अब छत पर बैठ करके सब लोग बैठ करके घर में बना करके खाते हैं। तो अभी भी हम बिहार की संस्कृति में अभी भी वह ग्रामीण जो मनोदशा है, ग्रामीण जो भाव है, ग्रामीण जो व्यवहार है, अभी भी हावी हैं। तो मित्रों, अपने लोक संस्कृति और लोक आस्था के अंतर संबंध को और दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से बाजार अभी तक लोक आस्था पर उस तरीके से हावी नहीं हो सका है, अपने दोनों जो हमारे विद्वान साथी हैं उनके वक्तव्य सुने। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि लोक संस्कृति का उद्भव मेहनत से हुआ है, श्रम से हुआ है, कृषि व्यवस्था से हुआ है, वहीं से लोक संस्कृति बनती है। जितने गाने हैं, अब देखेंगे कि किसान जब खेती करता है, मजदूर जब खेती करता है और थक जाता है, तो थकान को दूर करने के लिए वो गाने गाए जाते हैं। अगर आप में से किसी ने धान की रोपनी देखी होगी, तो जो मजदूर महिलाएं उसमें काम करती हैं, झुक करके काम करना पड़ता है कमर से, लेकिन गाने गाती रहती है। अब फसलों को देख करके जो किसान प्रसन्न होता है, तो उससे संबंधित गाने गाए जाते हैं। जब हार्वेस्ट होता है, यानी जब फसल कटनी होती है, गाने गाए जाते हैं। लोक आस्था का जो उद्गम है, जैसे छठ की जो चर्चा हुई, जो महापर्व हम कहते हैं, तो उसका उद्गम उसी लोक संस्कृति से है, उसी कृषि अर्थव्यवस्था से है। इसलिए जैसा कि राय साहब ने भी कहा, अनीस अंकुर जी ने भी कहा, कि जो बाजार जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हावी होता चला जा रहा है, हमारी रुचियों को बदल रहा है, वो
हमारे लोक आस्था की पवित्रता में अभी तक उस तरीके से दखल नहीं दे पाता, क्योंकि ठेकुआ बनना है। अब जब ठेकुआ चढ़ना है तो घर में बनना है, पवित्रता की बात है, तो स्वाभाविक है गेहूं को बाकायदा धो करके सुखाया जाएगा, पिसा जाएगा और पवित्रता मेंटेन की जाएगी। अगर ईख चढ़ाना है, जैसा ये बोल रहे हैं, मैं तो ईख भूल गया था, तो ईख तो खेतों में पैदा होती है, वो तो कहीं बाजार में आपको कल बिकेगी, क्योंकि वो तो गरीब आदमी बिकेगा। कोई अंबानी अडानी तो ईख को बेचने से रहा, इससे उसकी रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। तो हालांकि वीडियो, छोटे वीडियो में सारा कुछ समाहित नहीं हो सकता। इन दो विद्वानों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप दोनों लोगों ने दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से हमें लाभान्वित करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।